रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए गए हैं और हमें एक हिंट दिया गया है कि Z2 मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल है और हमने इस मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कैलकुलेट करना है जिसे हमने, उसे हम रेडी करते हैं। Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल मॉडुलस। मॉडुलस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं और इस कंडीशन को भी हमने यूज करना है। तो सबसे पहले हम मॉडुलस के लॉज लिख लेते हैं जिनको हम यूज करेंगे। एक लॉ तो ये होता है कि Z1 ओवर Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। आप डिवाइड के अंदर या मल्टीप्लाई में मॉडुलस को अलग कर सकते हैं। एक लॉ इसका ये यूज होगा यहाँ पे। दूसरा ये लॉ यूज होता है कि Z मॉडुलस, Z कॉन्जुगेट मॉडुलस या नेगेटिव ऑफ Z मॉडुलस, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसका मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस या उसके नेगेटिव का मॉडुलस, ये तीनों मॉडुलस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इनको हम यूज करेंगे। एक और लॉ हम यहां यूज करेंगे कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है Z मॉडुलस स्क्वायर के। ये तीन कंडीशंस जो हैं हमने यहां पे यूज करनी है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसके आगे 1 राइट कर सकते हैं इसके कोफिशिएंट के तौर पे और इन मॉडुलस को अलग कर लेते हैं। ऊपर अलग कर लेंगे और नीचे अलग। फर्स्ट लॉ हम यूज कर रहे हैं यहां पे, Z2 मॉडुलस, Z2 माइनस Z1 होल मॉडुलस, ऊपर अलग कर दिया और नीचे मॉडुलस को जो है हमने अलग कर दिया। सेपरेट करने के बाद आगे मैंने 1 राइट किया है क्योंकि मैंने ये यूज करना है। 1 खुद से भी राइट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हर नंबर जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 की जो वैल्यू है वो यहां पे मेंशन करें। 1 की वैल्यू Z2 मॉडुलस यहां मेंशन कर ले और यहां पे जो मॉडुलस के अंदर Z2 माइनस Z1 है, आप यहां पे ये कंडीशन यूज कर सकते हैं कि Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और Z मॉडुलस दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहां पे आप Z2 माइनस Z1 मॉडुलस की जगह Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट जो है वो राइट कर सकते हैं। यहां पे मैंने ये कंडीशन यूज की है और 1 की जगह पे मैंने जो 1 की वैल्यू थी वो पुट की है। ओवर एज इट इज रहेगा, एंड तक ओवर की वैल्यू को आप चेंज नहीं करेंगे जी। अब एक और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 कॉन्जुगेट Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस Z1 Z2 होल मॉडुलस। होल हो तो अलग हो सकता है, अलग हो तो होल हो सकता है। ये देखें, ये दो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास दोनों मॉडुलस के। तो दोनों प्रोडक्ट मॉडुलस जो है वो सिंगल मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाएंगे और Z1 और Z2 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये Z2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मॉडुलस क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें। Z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, या पहले आप एज इट इज रख लें Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें और होल कॉन्जुगेट कर लें। ये प्रॉपर्टी यूज कर लें। यहां पे ओवर में एज इट इज लिखें 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल कॉन्जुगेट। मैंने नीचे कोई तब्दीली नहीं की, मैं सिर्फ ऊपर ही ये प्रॉपर्टीज जो है मॉडुलस की ये यूज कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। इस Z2 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ। Z2 कॉन्जुगेट Z2, Z1 जो है वो कॉन्जुगेट ऑलरेडी है और Z2 भी इधर आके दोनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवर हमारे पास जो ओवर में आ रहा है उसको एज इट इज रहने दें। अब है हमारे पास Z2 कॉन्जुगेट। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि Z और उसका कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इक्वल आता है
जी मॉडुलस स्क्वायर के। ये क्वेश्चन भी है 1.1 एक्सरसाइज में, ये प्रूव भी हमने किया था। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। Z2 कॉन्जुगेट है तो उसे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू, मतलब ये Z2 में आएगी, Z2 मॉडुलस स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2। Z2 मॉडुलस स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है? Z2 मॉडुलस 1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? 1 राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 ओवर 1 माइनस होल कॉन्जुगेट भी है 1 माइनस Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। जी तो अब हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल कॉन्जुगेट ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल कॉन्जुगेट। ये सारा इससे क्या हो जाएगा? कैंसल, और हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जिसमें हमें वोल्टेज भी दी हुई है और इंपीडेंस दी हुई है और करंट हमने कैलकुलेट करना है। इंपीडेंस दरअसल कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, जिसमें 3 टाइप की रेजिस्टेंस आती है, मतलब कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। तो तीनों रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन किया जाए तो उस रेजिस्टेंस को जो है हम इंपीडेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप ओम लॉ यूज करते रहे हैं, जो कि इक्वल होता है V इज इक्वल टू आई आर के। अगर आपने I फाइंड आउट करना हो तो R इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। हम यहां R की जगह पे क्या यूज करेंगे? Z यूज करेंगे। इंपीडेंस, क्योंकि इंपीडेंस भी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है जी। लेकिन हमने अपने आंसर को पोलर फॉर्म देनी है, तो पोलर फॉर्म करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पोलर में होनी चाहिए। जैसे ये वैल्यू जो है वो पोलर में है, V की पोलर फॉर्म है, तो Z भी किस में होना चाहिए? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में Z को कन्वर्ट करते हैं। Z है हमारे पास है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। सेपरेट कर ले, 1 ओवर 2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। यहां A की वैल्यू भी 1 ओवर 2 है और हमारे पास B की वैल्यू अंडर रूट 3 ओवर 2 है। तो सबसे पहले हम पोलर फॉर्म बनाने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं R और थीटा। R होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर मीन 1 ओवर 2 स्क्वायर अंडर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर अंडर रूट लेंगे। 1 ओवर 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, यहां इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 ओवर 4 जो कि 1 है, और 1 का रूट भी क्या होता है? 1 होता है। आर आने के बाद अब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हमारे पास होता है बी ओवर ए की मॉडुलस वैल्यू। तो बी की वैल्यू है अंडर रूट 3 ओवर 2, 1 ओवर 2, ये टेन इनवर्स ओवर 2 से ओवर 2 कैंसल, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास होता है पाई बाय 3 के इक्वल, मीन्स के 60 डिग्री के इक्वल। तो अब हमने थीटा और आर निकाल लिया है। अब हम आते हैं करंट की तरफ, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें अगर हम, तो हमारे पास है V और फिर है हमारे पास Z। V के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, V के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। V के लिए हम ले लेते हैं R1 हमारे पास है 1 ओवर 120 और थीटा 1 है हमारे पास पाई बाय 4। तो यह है R1 और यह है थीटा 1। ये हमने V से दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो ये हो गए हमारे पास V के दो पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इसी तरह Z को हमने पोलर फॉर्म देने के लिए दो पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं, जिसमें R है हमारे पास, R2 है हमारे पास 1 और थीटा 2 मतलब के दूसरा एंगल Z का एंगल हमारे पास आया है पाई बाय 3। तो हम इनको जो है वो यूज करेंगे। R1 थीटा 1 V के लिए है और R2 थीटा 2 Z के लिए है, और हमने निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर R। तो हम यहां लिखेंगे करंट इज इक्वल टू V ओवर Z, क्योंकि हमारे पास R की जगह पे क्या आया हुआ है? Z आया हुआ है। तो V और Z को डिवाइड करने के लिए डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। डिवाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास?
R1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। जी तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दें V और Z की। R1 है 120/1 cos θ1 π/4 माइनस π/3। ये हमारे पास जो है वैल्यू आती है π/6, सॉरी, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो π/6 होगी। तो हमने ये π/6 लेनी है क्योंकि tan इनवर्स √3 जो होता है ये π/6 होता है। तो ये π/6 लेंगे, θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 क्या है हमारे पास π/4 माइनस π/6। तो 120 cos 4 और 6 का अगर एलसीएम ले 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 मल्टीप्लाई पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई साइन एलसीएम 12 3 पाई माइनस 2 पाई। तो फाइनली हमारे पास करंट की वैल्यू आती है पोलर फॉर्म में cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12। जी तो ये V ओवर Z का फॉर्मूला लगा के पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करके करंट आ चुका है हमारे पास पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास Z की इंपीडेंस की वैल्यू भी दी हुई है, वोल्टेज भी दिया हुआ है और हमने पहले की तरह करंट फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है वो दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और हमने आंसर रेक्टेंगुलर में भी देना है और पोलर में भी देना है, तो हम ये दोनों क्योंकि रेक्टेंगुलर में है तो हम इसका रेक्टेंगुलर से ही सोल्यूशन निकालेंगे और पहला आंसर अपना रेक्टेंगुलर में बनाएंगे। देन हम अपने आंसर को शिफ्ट कर लेंगे दूसरी फॉर्म के अंदर। अगर हम पहले ही इसे पोलर फॉर्म देते हैं तो वो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलें हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आती है। तो ये दोनों क्योंकि पोलर में है तो हम इन दोनों को पोलर में यूज करेंगे। करंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है V ओवर Z। तो यहां पे V की वैल्यू ऊपर रख लें, करंट है हमारे पास V ओवर Z, V की वैल्यू रख लें ऊपर, मींस के 90 प्लस 30 आयोटा ओवर Z की वैल्यू रख लें 3 माइनस 6 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिवाइड तो नहीं होते, इनको रैशनलाइज कर किया जाता है डिनोमिनेटर को। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर लें। तो फाइनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन्हें मल्टीप्लाई करें 90 मल्टीप्लाई 3 270, 90 मल्टीप्लाई 6 540 आयोटा, 30 मल्टीप्लाई 3 90 आयोटा, 30 मल्टीप्लाई 6 180 आयोटा स्क्वायर। जी तो 270 प्लस 540 और प्लस 90 आता है तो ये हमारे पास बनेगा 630 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 मल्टीप्लाई होगा -180 हो जाएगा। ओवर हमारे पास 3 स्क्वायर क्या है 9, 6 का स्क्वायर 36, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। जी तो ये 270 माइनस 80 करेंगे तो ये हमारे पास 90 बचता है प्लस 630 आयोटा ओवर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 36 आ जाएगा। तो अब हम इन्हें 90 प्लस 630 आयोटा ओवर 36 प्लस 9 45 हो जाएगा और हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं 90 ओवर 45 630 ओवर 45 आयोटा। तो कैंसिलेशन करें तो यहां पे आता है 2, यहां कैंसिलेशन करें तो यहां पे आता है 14, 630 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 14 आयोटा। तो ये हमारे पास करंट आ चुका है। डिवाइड हमने किया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म इसी तरह डिवाइड होती हैं और पोलर फॉर्म्स जो होती हैं उनमें क्योंकि आर और थीटा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है। यहां क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म थी तो फार्मूले की जरूरत नहीं थी, हमने रेशनलाइजेशन से इनको डिवाइड करके इनका रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर ले लिया। लेकिन हमारा आंसर जो है वो पोलर में भी होना चाहिए और रेक्टेंगुलर में भी होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर से आप पोलर में अपने आंसर को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। यहां से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आती है 2, ये हमारे पास ए का आंसर आ चुका है। पहला ए की वैल्यू है हमारे पास 2,
बी की वैल्यू है 14। तो पोलर फॉर्म देने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जो कि आर और थीटा होते हैं। तो आर की वैल्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अंडर रूट जो कि होगा 4 प्लस 196 अंडर रूट। ये हमारे पास बनेगा 200 अंडर रूट जो कि फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद 10 इंटू अंडर रूट 2 आएगा। 100 मल्टीप्लाई 2, 100 का रूट बाहर आके 10 हो जाएगा और अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा। ये आर आ जाता है हमारे पास। और अब हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा के लिए होता है tan इनवर्स बी ओवर ए। tan इनवर्स बी है 14 ओवर 2, कैंसिल करते हैं तो tan इनवर्स 7 आता है और tan इनवर्स 7 को हम कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट tan 7 ये आता है 81.869। तो 87 लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 81.87 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेगुलर वैल्यू नहीं है। आर और थीटा आने के बाद अब हम अपना पोलर फॉर्म बनाते हैं जी। करंट की पोलर फॉर्म क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू आई है 10 अंडर रूट 2 इंटू कॉस 81.87 प्लस अयोटा साइन 81.87 डिग्री जी। तो ये वही करंट है, यहां पे था रेक्टेंगुलर फॉर्म में और यहां पे है पोलर फॉर्म में।